हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देने पड़े? तो हम पहले बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि हुआ क्या था एक्चुअल में। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, उस टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स को सारे राइट्स मिल गए थे बंगाल के रेवेन्यू कलेक्ट करने के। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जितना भी रेवेन्यू था वो खुद कलेक्ट कर रहे थे और वो सारा उन्हीं के पास जा रहा था। और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करना था वो पपेट नवाब कर रहा था। अब जो पपेट नवाब था उसके पास पैसा तो आ नहीं रहा था और वो सारा जो पैसा था वो अपनी ट्रेजरी में से ही खर्च कर रहा था। मतलब कि जो भी रेवेन्यू आ रहा था वो तो आ रहा था ब्रिटिशर्स के पास, और जो पपेट नवाब था उसके पास सिर्फ सीट थी, कुछ पैसा नहीं आ रहा था। तो एट दी एंड क्या हुआ, उसका जो भी पैसा था वो ख़त्म हो गया और जो सिचुएशन थी वो बहुत ही कियोटिक हो गई, बिकॉज कंपनी वॉज कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड निज़ाम हैड टू स्पेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। पैसा तो सारा कंपनी रख रही है, तो निज़ाम कहाँ से लाएगा पैसा स्पेंड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे? तो इस वजह से बंगाल की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी डामाडोल हो चुकी थी और वहाँ के जितने भी एजेंट्स थे वो सारे करप्ट हो चुके थे। और ये जो सिस्टम था चल रहा था, उसी दौरान क्या हुआ, बंगाल में फेमाइन आ गई और उस फेमाइन की वजह से 1/3 पॉपुलेशन थी, इट पास्ड अवे। तो इस सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट के लिए जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने कुछ स्टेप्स लिए और कुछ रिफॉर्म्स किए इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन द फील्ड्स ऑफ जुडिशरी एंड रेवेन्यू। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से। तो सबसे पहला तो उसने ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म दिया कि जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसको उसने ख़त्म किया। ही एंडेड द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा स्टेप उसने लिया कि जो डिप्यूटी नवाब थे, जो कि पपेट नवाब थे, उनको उसने हटा दिया। ही रिमूव्ड द पपेट नवाब्स। तीसरा स्टेप उसने ये लिया कि जो मुगल एम्परर को पेंशन मिल रही थी 26 लाख की, इफ़ यू रिमेंबर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर मुगल एम्परर को 26 लाख की पेंशन के साथ भेज दिया था इलाहाबाद, तो वो जो पेंशन थी उसको रोक दिया गया। ही स्टॉप्ड द पेंशन ऑफ 26 लाख टू मुगल एम्परर। चौथा स्टेप उसने लिया दैट ही अपॉइंटेड कलेक्टर्स, द पोस्ट, न्यू पोस्ट ऑफ कलेक्टर्स वॉज अपॉइंटेड। एंड फाइनल स्टेप उसने ये लिया कि जो ट्रेजरी थी उसको मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके कैलकटा लेकर आ गए, फोर्ट सेंट विलियम में। फिर उसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स दिए। रेवेन्यू रिफॉर्म्स में उसने क्या किया, सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटअप किया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर उसने कलेक्टर्स अपॉइंट किए। अब कलेक्टर कौन बनता था? कलेक्टर होता था बिडर। जो हाईएस्ट बिडर होगा फॉर 5 years उसको राइट दिया जाता था टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड ही हैड टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मतलब द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वॉज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर फॉर 5 years। और जो रैयत होते थे, जो कि फार्मर्स होते थे, उनको पट्टे दे दिए गए ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और कलेक्टर की ड्यूटी बांध दी गई कि आपको इनसे टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट कर कर हमारे पास लेकर आना है ऑन द गिवन डेट एंड टाइम। इससे क्या हुआ, जो बीच के एजेंट्स जो थे वो जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे रैयत्स को और बीच का जो मार्जिन ज़्यादा खा रहे थे वो हटा दिए गए और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था वो ख़त्म कर दिया गया। फिर आता है कमर्शियल रिफॉर्म्स। कमर्शियल रिफॉर्म्स में ये था कि सबसे पहले जितने भी टोल बूथ्स थे वो उसने हटा दिए। ही अबॉलिश्ड ऑल द टोल बूथ्स। और जितने भी ज़मींदार थे जो जिनके अंडर में जो कस्टम हाउसेस आते थे, उनको ये बोला गया कि अपनी जो कस्टम हाउसेस है उनकी फैसिलिटी सुधारो टू हेल्प द ट्रेडर्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज़्यादा हमारे पास पैसा आएगा, तो उस फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करो। और फाइनली उसने क्या किया, ही बैंड द यूज़ ऑफ दस्तक फॉर द प्राइवेट ट्रेड ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स। जो कंपनी ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड के लिए दस्तक को यूज़ कर रहे थे उसको बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से पहले बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी हुई थी। तो उस चीज़ को यहाँ पे कर दिया गया कि ही बैंड द यूज़ ऑफ दस्तक फॉर द प्राइवेट ट्रेड। फिर इसने दिए कुछ जुडिशल रिफॉर्म्स। जुडिशल रिफॉर्म्स में उसने सबसे पहले क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट को 2 कोर्ट दी। एक तो दी सिविल कोर्ट, एक दी क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट को बोला जाता है दीवानी अदालत और क्रिमिनल कोर्ट को बोला जाता है फौजदारी अदालत।
दीवानी अदालत में वो केस लड़े जाते हैं जिसमें प्रॉपर्टी, मैरिज, कास्ट, डेट और जैसे जो भी हिंदू और मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिए जाते हैं। और वो जो फौजदारी अदालत होती है वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं जैसे कि मर्डर, रॉबरी एंड ऑल, ये वाले जो केसेस है वो सारे देखे जाते हैं। फिर इनके ऊपर अपील करने के लिए एक कोर्ट और होती है जिसको बोलते हैं सदर अदालत। सदर अदालत वाज इन कैलकटा। ये जो नीचे वाली जो थी फौजदारी अदालत और ये वाली, ये तो सारी डिस्ट्रिक्ट को दी हुई थी। अगर यहाँ पे कोई केस हार जाता है तो वो ऊपर अप्लाई कर सकता है और वो होती है सदर अदालत। सदर अदालत भी दो तरह की होगी, सदर फौजदारी अदालत और सदर दीवानी अदालत। तो जो सदर फौजदारी अदालत है उसमें वही मर्डर, रॉबरी और इनके केसेस देखे जाएंगे, और सदर दीवानी अदालत है उसमें सारे सिविल केसेस देखे जाते हैं। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बेटर गवर्नेंस के लिए एक स्टेप था जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था इंडिया में फॉर इम्प्रूवमेंट इन लॉ फैसिलिटी, लाइक ही एनकरेज द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज एंड ही ऑल्सो एनकरेज्ड लोक अदालत्स इन villages. That's all for today's topic. I hope you got the topic. Please like and subscribe for more. Thank you.